हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो होने वाला है। और ये एक तरह से देखा जाए तो निर्धनता और बेरोज़गारी से रिलेटेड दूसरा वीडियो है, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ गरीबी यानी निर्धनता को कवर किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं वो सब कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए और इस अर्थशास्त्र के चैप्टर वाइज को अच्छे से फॉलो करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेरोज़गारी क्या है। तो बेसिकली तो आपको पता ही है कि बेरोज़गारी है क्या। बेरोज़गारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने पर राजी भी होती है, परंतु उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पाता, उसको कहा जाता है बेरोज़गारी। ठीक है, या फिर हम इस भाषा में समझ सकते हैं कि रोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करता है और उसे काम नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की सेहत का संकेत भी करता है, यानी कम बेरोजगारी होगा तो अर्थव्यवस्था जाके जो कि टॉप लेवल पर होगा, और अधिक बेरोजगारी होगा तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो बहुत ही नीचे होगी। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की संकेत करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि बेरोजगारी दर क्या होता है। तो देखिए, बेरोजगारी दर बेरोजगारी का सबसे आम माप होता है। बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या को कामकाजी आबादी या फिर श्रम बल के तहत काम करने वाले लोगों से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या। इसको ज्ञात करने का जो तरीका होता है कि बेरोजगारी दर जो होता है वो बेरोजगार श्रमिक और बटे में कुल श्रम बल, और इसको हम 100 से गुना करते हैं तो बेरोजगारी दर निकल के आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी दर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको ऑप्शंस में रहेंगे, आप उसको ध्यान में रखेंगे। अब आता है कि भारत में जो बेरोजगारी है उनके कौन कौन से प्रकार देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हमने सेलेक्ट कर रखा है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जैसे सबसे पहला हमने यहाँ पे रखा कि संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ध्यान दीजिएगा कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। तो किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप मूल रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी का ही है, यानी भारत में मूल रूप से जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी ही देखने को मिलता है। अब आता है घर्षण बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है। तो बाजार की दशाओं यानी मांग की पूर्ति में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्धकालीन उद्योगों की मांग में कमी आने से बंद कर दिए गए, जिससे उनमें लगे जो सारे कामगार थे वो बेरोजगार हो गए। तो ये एक तरह से घर्षणात्मक बेरोजगारी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब आता है शिक्षित बेरोजगारी। तो ये तो आपको वैसे भी क्लियर होगा कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है। कि शिक्षित बेरोजगारी से आशय उस स्थिति से है जब एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है और वह शिक्षित बेरोजगारी से ग्रसित हो जाता है। तो आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि खुली बेरोजगारी क्या है। तो देखिए, वह बेरोजगारी का सबसे घृणित रूप है, यानी कि जो ये आप खुली बेरोजगारी देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी का सबसे घृणित रूप माना जाता है। इसमें श्रमिकों को बिना काम किए ही रहना पड़ता है और थोड़ा काम भी नहीं मिल पाता, यानी उन्हें कुछ भी बिल्कुल भी काम मिलता ही नहीं है, उस तरह से कहते हैं खुली बेरोजगारी। ठीक है, अब एक आता है इसका उल्टा जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और दो नामों से जाना जाता है, जैसे कि अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। तो ज़्यादातर पेपर में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, यानी जहाँ पर एक व्यक्ति की ज़रूरत है वहाँ पे 3 व्यक्तियों को लगाया जाता है, 2 व्यक्तियों को लगाया जाता है, उस टाइप के बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तथा इन अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी इनके द्वारा कुछ मतलब नहीं बनता है कि अगर ये काम करे ना करे, जो एक कर रहा है उससे भी काम निकल सकता था। ठीक है, तो इनके द्वारा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो कि शून्य होती है, इसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम अवधारणात्मक उल्लेख जो किया गया था वो जॉन रॉबिन्स ने किया था। तो हो सकता है एग्जाम्स में पूछ लिया जाए क्वेश्चन फॉर्मेट में कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो इसको याद रखिएगा, जॉन रॉबिन्सन। मुख्यतः भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी व्याप्त है।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि कृषि में लगभग 7 से 9 महीने ही श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्ष के शेष महीने में श्रमिक बेरोजगारी का सामना करते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी कृषि के रूप में भी देखा जा सकता है। बेरोजगारी का मापन। अब देखिए बेरोजगारी का मापन क्या है। तो बेरोजगारी को मापने के लिए 1970 में भगवती समिति बनाई गई थी। भगवती समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए 3 तरीके बनाए गए। तो ये 3 तरीके कौन कौन से थे। तो देखिए पहला जो आपका होता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत क्या है कि यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन यानी 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 183 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में 183 दिन के मानक को बदल करके 273 दिन कर दिया गया, यानी पूरे वर्ष में 183 दिन से बदल करके अब इसे 273 दिन कर दिया गया। ठीक है। इसी के साथ सेकेंड पॉइंट की बात करें, जैसे कि दूसरा और तीसरा बात करें तो साप्ताहिक बेरोजगारी। यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन यानी 8 घंटे का काम न मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। यानी अगर सप्ताह में किसी भी दिन उसे अगर काम नहीं मिलता है, 1 सप्ताह तक वो बेरोजगार रहता है तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जा सकता है। और दैनिक बेरोजगारी में देखा जाता है यदि किसी को प्रतिदिन आधे दिन यानी 4 घंटे का काम न मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। तो दैनिक बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी और आपने यहाँ पे जो देखा दीर्घकालिक बेरोजगारी, तीनों चीज़ों आपने समझ लिया। और ये जो प्रस्ताव मतलब ये सिफारिश जो दिया गया था किसके आधार पर, तो भगवती समिति बनाई गई थी 1970 में, उसके आधार पर। राइट, समझ में आ गया सब कुछ। अब आता है हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट कि बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं। वैसे तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैं बताऊँगा उसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन ये आपको कब काम आएगा जब आप मेंस में कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं या फिर कथन फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तब वहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण इस प्रकार है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें जो कि मेंशन की है, जैसे जनसंख्या में तेज़ी से जो वृद्धि हो रहा है ये एक तरह से बेरोजगारी का कारण बन सकता है। व्यावसायिक कौशल की कमी या फिर कामकाजी आबादी का निम्न शैक्षिक स्तर पर होना, ये भी एक तरह से बेरोजगारी का कारण है। श्रम प्रधान क्षेत्र में विशेष रूप से नोटबंदी के बाद निजी निवेश में मंदी से पीड़ित है, ये भी एक कारण है। इसके साथ साथ आगे अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता और कृषि श्रमिकों के लिए वैकल्पिक अवसरों की कमी के कारण तीनों क्षेत्रों में बदलाव मुश्किल हो जाता है। और अगला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण स्कूलों और कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। यानी जो स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उनका औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। इस वजह से ये भी हम कह सकते हैं कि एक तरह के बेरोजगारी का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि भारत में बेरोजगारी के परिणाम क्या निकलते हैं। तो भारत में बेरोजगारी के जो परिणाम हैं, जैसे गरीबी होता है, साथ ही साथ मानव संसाधन का कम उपयोग हो पाता है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाता है, आर्थिक शोषण होता है, तमाम तरह के और भी हो सकते हैं परिणाम निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समय समय पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई थी, कार्यक्रम चलाए गए थे जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम उनको कवर करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू पर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ जब इसको प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा वो मेंशन किया गया। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये आपका 77-78 में ये भी स्टार्ट हुआ था। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 77-78 में। ट्राइसेम बहुत बार पूछा जाता है, ट्राइसेम 1979 1979 याद रखना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में, याद रखिए। जवाहर रोजगार योजना इम्पॉर्टेंट है, जवाहर रोजगार योजना 1989। और नेहरू रोजगार योजना ये भी आपका 89 को चाहता है। देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ मैं बना रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई, आप उनको अच्छे से याद रखिएगा। 10 लाख कुआं योजना 88-89 याद रखना है। इंदिरा आवास योजना याद रखिए 85-86 में इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। देखिए यहाँ पे देखिए रोजगार
जवाहर रोजगार योजना था 1989 में, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। तो ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कि रोजगार आश्वासन योजना 1993 में स्टार्ट किया गया था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1997 में स्टार्ट हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आपका 99 में। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देख लीजिए। ऊपर में अगर शहरी कहा जाए तो 97 कहना है, और अगर ग्राम स्वरोजगार योजना कहा जाए तो 99 कहना है। यानी पहले शहरों में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 99। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना याद रखना है 2000-2001। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये आपका 2000 वैसे भी याद रहेगा। और नेक्स्ट आता है हमारा अंत्योदय अन्न योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। और आश्रय बीमा योजना की बात करें तो 1-2 में। जेपी रोजगार गारंटी योजना, जेपी रोजगार गारंटी योजना को याद रखना है 2002-3 में। ठीक है, 2002-3 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, ये 2006 में स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, 28 अगस्त 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम 15 जुलाई 2015। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, प्रधानमंत्री युवा योजना कब स्टार्ट किया गया था? प्रधानमंत्री युवा योजना आपका हो जाता है 16-17 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में। ठीक है, फसल बीमा योजना भी आपका 2016 में स्टार्ट हुआ था, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम योजनाएं चलाई गई थी सरकार के द्वारा, तो इस सभी को याद रखेगा। और जो भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया इस तरह से, जो भी बॉक्स में बना है, वो आपको किसी न किसी तरह से कंपलसरी याद करके रखना है। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम कवर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में सबसे मतलब अगर किस प्रकार की बेरोजगारी देखें तो सभी प्रकार की होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी छिपाओ यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है, उपरोक्त सभी कह सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यदि कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाएगा? यानी वो व्यक्ति तो तैयार है काम करने के लिए लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो अनैच्छिक बेरोजगारी है। मतलब कि वो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, अनैच्छिक बेरोजगारी है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो मैंने आपको ऊपर में क्या बताया था कि जब हम प्रच्छन्न बेरोजगारी देख रहे थे, यानी कि वह स्थिति होता है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत में लगाया जाता है। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि जो अधिक मजदूर लगे होते हैं, अधिक श्रमिक लगे होते हैं, उनके द्वारा सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। किस प्रकार के विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में तो ध्यान रखना है कि विकसित देशों में एक तरह से स्वैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन बी स्वैच्छिक बेरोजगारी। नेक्स्ट आता है कि यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हो और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर ज्ञान न होने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो बताइए कि इससे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाएगा? इसे हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि बेरोजगारी की यह श्रेणी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। यदि उनके बीच बेमेल है तो संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है। जैसे कि श्रमिक को तो कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, लेकिन उद्योगों में जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ पर श्रमिकों को वो कौशल होने चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, उन दोनों के बीच बेमेल हो जाता है, यानी कि बॉन्डिंग नहीं होता है। इस वजह से ये एक तरह से उत्पन्न होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में ज़्यादातर जो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं और इस पर निर्भर भी हैं, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत माना जा सकता है।
नेक्स्ट आता है कि चक्रीय एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। चक्रीय एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये आपका विकसित देशों में देखने को मिलता है। विकसित देशों में ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि चक्रीय एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। मंदी के दौरान चक्रीय बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ गिरावट आती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी या फिर विकसित की थी? ऊपर में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो अवधारणा दिया गया था जॉन रॉबिन्सन ने दिया। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट आंसर है। अगला है कि बेरोजगारी दर जानने का सही फॉर्मूला क्या है? तो बेरोजगारी दर का हमने क्या देखा था, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि बेरोजगारी दर निकालने के लिए बेरोजगारों की कुल संख्या को कुल श्रम बल से विभाजित करके 100 से गुना किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राइट। किसी देश की श्रम शक्ति में किसे गिना गया है? किसी देश की श्रम शक्ति में किसे काउंट किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कह सकते हैं कि 15 से लेकर के 65 वर्ष तक की आयु की जो जनसंख्या है उसे हम लोग श्रम शक्ति के रूप में काउंट करते हैं। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस प्रकार की है? भारत में अधिकांश जो बेरोजगारी है वो हमें देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी। किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य कामकाज के दौरान होने वाली बेरोजगारी, जब लोग नौकरियां बदलते हैं और देश भर में चले जाते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे घर्षणात्मक रोजगार के नाम से जानते हैं। घर्षणात्मक रोजगार ऑप्शन बी। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर को आमतौर पर मापा जाता है। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर को आमतौर पर मापा जाता है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी के योग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है। जब मंदी या फिर अवसाद के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है, जब अवसाद या फिर मंदी के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है, यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? ये आपका चक्रीय बेरोजगारी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया और अभी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। हतोत्साहित श्रमिकों को श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं मिल पाता माना जाता है, हिस्सा नहीं माना जाता है, इसलिए उन्हें बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा क्या कि बेरोजगारी दर बढ़ेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पार्ट 2 को भी कंप्लीट किया। गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड दोनों वीडियोस हमने प्रोवाइड करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।